नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग पूरे सप्ताह अपने ऑफिस में काम करते हैं या अन्य दूसरे कामों में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बड़ी डिफेंस संबंधी खबरें मिस हो जाती हैं। आपको अपडेट रखने की कोशिश में सप्ताह भर की सभी बड़ी खबरों की डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। पहली बड़ी डिफेंस संबंधी खबर स्वीडन के ग्राइपिन ई फाइटर जेट के बारे में है। ग्राइपिन बनाने वाली साब कंपनी का कहना है कि वे राफेल फाइटर जेट की आधी कीमत पर ग्राइपिन को भारत को बेचने को तैयार हैं। साथ ही हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। ग्राइपिन फाइटर जेट वो सभी जरूरतें पूरी करता है जिसके लिए हमने राफेल फाइटर जेट को चुना है। ग्राइपिन में 10 हार्ड पॉइंट्स हैं और इन पर यह सभी तरह की यूरोपियन और अमेरिकन एयर टू एयर मिसाइल्स को ले जा सकता है। ग्राइपिन में सबसे ताकतवर मीटियोर मिसाइल के साथ साथ अमेरिकन एम 120 मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा सकती है। इसमें बेहतरीन एएसए रडार लगा है और यह 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। यह बहुत छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और इसमें स्टेल्थी फाइटर जेट को निशाना बनाने लायक IRST सिस्टम व बेहतरीन काउंटर मेजर्स वाले एवियोनिक्स भी लगे हुए हैं। मौजूदा समय के सबसे एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन को भी इसमें शामिल किया गया है। इसकी रेंज 3200 किलोमीटर तक है और साथ ही इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर मात्र $5000 है। जो बातें ग्राइपिन के खिलाफ जाती हैं वो ये कि ग्राइपिन का इंजन व रडार दूसरे देशों से आता है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हमें कुछ खास नहीं मिलेगा। दूसरा कारण है साब द्वारा लगातार ग्रिपिन तक को डिटेक्ट करने वाले अवाक्स को पाकिस्तान को बेचना। इसलिए इंडियन एयरफोर्स साब कंपनी को ज्यादा भरोसेमंद नहीं मानती है। अगली खबर तेजस के बारे में है। स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए भारतीय उत्तम रडार के तेजस 1A में लगने के चांस लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि उत्तम रडार की टेस्टिंग में काफी समय लग रहा है और फिर इसे अलग अलग मिसाइलों के आधार पर भी कोडेड किया जाएगा। इससे तेजस 1A प्रोग्राम में देरी हो सकती है, इसलिए फिलहाल इसमें इजरायली एएसए रडार ही लगाया जाएगा। साथ ही स्वदेशी तौर पर निर्मित 110 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्रा व 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्रा 2 एयर टू एयर मिसाइल को भी इसमें बहुत जल्दी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अस्त्रा 2 अभी अपने फाइनल डेवलपमेंट स्टेज में है और बहुत जल्दी इसे भी सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया जाएगा। तेजस का नेवी वेरिएंट इससे पहले नेवी की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार मात्र 200 मीटर के एलिवेटेड डेक से टेक ऑफ करके 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर मात्र 100 मीटर के अंदर अरेस्टिंग केबल के माध्यम से लैंड करके अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर चुका है। अगली बड़ी खबर चाइना की तरफ से है। चाइना ने अपने कम्युनिस्ट शासन के 70 वर्ष पूरे होने पर अपने हथियारों की एक प्रदर्शनी निकाली। इस प्रदर्शनी में 160 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ने भाग लिया और चाइना ने अपने सबसे ताकतवर हथियारों और मिसाइल्स को लोगों के सामने रखा। इसमें सबमरीन से लॉन्च हो सकने वाली मिसाइल, आवाज से 5 गुना स्पीड से दुश्मन के एयर डिफेंस को भेज सकने वाले ड्रोन व DF-41 नाम की 15,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी प्रदर्शित किया गया। साथ ही अंडर वाटर ड्रोन को भी सामने रखा गया। खास बात यह रही कि जो भी हथियार या मिसाइल प्रदर्शित किए गए हैं ये सभी पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और इन्हें वहां की मिलिट्री में शामिल किया जा चुका है। इस प्रदर्शनी का मुख्य लक्ष्य अमेरिका व कुछ हद तक भारत, जापान व साउथ कोरिया को अपनी सैन्य शक्ति दिखाना था। चाइना जितनी तेज गति से एक के बाद एक हथियार, ड्रोन, फाइटर जेट, सबमरीन व मिसाइल्स बनाता जा रहा है, उससे सारी दुनिया हैरान रह गई है। अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से है। नेवी ने जोर देकर तीसरे एयरक्राफ्ट की जरूरतों को सरकार के सामने रखा है। इंडियन नेवी के अनुसार उन्हें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है, जिसमें एक अरब सागर में तैनात रहेगा और पाकिस्तान की गलत एक्टिविटीज को रोक सकेगा। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ तैनात रहेगा जो चाइना द्वारा की जा रही एग्रेशन को रोकेगा। वह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बैकअप के रूप में रहेगा जब इन दोनों में से कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर, मेंटेनेंस व अपग्रेड के लिए काफी दिनों तक शिपयार्ड में रहेगा। पिछले दिनों ही चाइना के 7 अलग अलग नेवल शिप्स को इंडियन ओशन में चुपचाप निगरानी करते हुए P-8I एयरक्राफ्ट ने रिकॉर्ड किया था
मौजूदा समय में भारत के पास मात्र एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है, जिसके ऊपर MiG-29 उड़ान भरते हैं। वह दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 2021 तक कमीशन हो जाएगा। अगली बड़ी खबर F-35 के बारे में है। अमेरिकी एयरफोर्स की शान कहे जाने वाले F-35 के बारे में एक चौंकाने वाली खबर आई है। अमेरिका अपने F-35 को बहुत ज्यादा स्टेल्थी कहता है, यानी कि F-35 जल्दी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। अपने इसी स्टेल्थी फीचर को बताकर दुनिया के काफी सारे देशों को काफी ज्यादा कीमत पर F-35 को बेचा जा रहा है। लेकिन अब एक जर्मनी के रडार वेंडर की तरफ से इसी स्टेल्थी F-35 को 150 किलोमीटर तक ट्रैक करके स्क्रीन पर इसकी सही लोकेशन को सबके सामने रख दिया गया है। 2018 के जर्मनी के एयर शो के लिए 2 F-35 गए थे, लेकिन जब अमेरिकी अधिकारियों को पता चला कि वहां पर एक पैसिव रडार टेक्नोलॉजी वाला ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा है जो सारे एयरक्राफ्ट्स की पूरी ट्रैकिंग को बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहा है, तो उन्होंने अपने F-35 को उड़ाया ही नहीं। अमेरिकी अधिकारी एयर शो खत्म होने के बाद भी तब तक इंतजार करते रहे जब तक यह पैसिव रडार वाला सिस्टम हटाया नहीं गया। लेकिन इस सिस्टम को बनाने वाले लोगों ने हार नहीं मानी और पास के इलाके में घोड़ों को रखने वाली जगह से ट्रैकिंग करते रहे। अमेरिकी अधिकारियों को इसकी खबर नहीं थी और जब उन्होंने अपने F-35 उड़ाए तो इन लोगों ने 150 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग को एक स्क्रीन पर सबके सामने दिखा दिया। स्टेल्थी फाइटर जेट F-35 को आसानी से इस सिस्टम के द्वारा ट्रैक करने से संबंधित सवालों पर अमेरिकी अधिकारी पूरी तरह से चुप हैं। अगली बड़ी खबर नेवी से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में टर्की के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की साइड लेते हुए भारत के खिलाफ एक भाषण दिया था। भारत के बार बार यह बताने के बावजूद कि कोई देश भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करे, इसके बावजूद भी टर्की ने बिना किसी फैक्ट्स की जानकारी लिए पाकिस्तान की साइड ली। इससे टर्की को ही काफी भारी नुकसान होने जा रहा है। भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने टर्की की कंपनी से एक कोलैबोरेशन किया था जिसमें $2.3 बिलियन की कीमत के 45,000 टन वजनी फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण करना था। लेकिन टर्की के इस गलत व्यवहार के कारण अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस टर्किश कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही टर्की के मजबूत राइवल्स जैसे कि साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस को भी पूरा समर्थन करने की बात कही जा रही है। बात करते हैं फाइटर जेट के मॉडर्नाइजेशन की, तो ऐसा लगता है जैसे इसी वर्ष 27 फरवरी को पाकिस्तानी F-16 और JF-17 के साथ सुखोई 30 MKI व MiG-21 की डॉग फाइट ने इंडियन एयरफोर्स को नींद से जगा दिया है। 27 फरवरी को पाकिस्तानी फाइटर जेट लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन कहीं ज्यादा पावरफुल सुखोई 30 MKI कम रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल्स की वजह से पाकिस्तानी JF-17 और F-16 को निशाना नहीं बना सके। साथ ही एक समस्या यह आई कि पायलट अभिनंदन वाले MiG-21 का रेडियो कांटेक्ट ठीक से स्थापित नहीं होने के कारण उन्हें पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाने से रोका नहीं जा सका। इन दोनों समस्याओं के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पूरा जोर लगा रखा है। लगातार एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा के टेस्ट किए जा रहे हैं और जल्दी ही 160 किलोमीटर रेंज वाली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट वाली अस्त्रा 2 मिसाइल सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट कर दी जाएगी। साथ ही DRDO एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम तैयार कर रहा है जिसे इंडियन एयरफोर्स के सभी फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा, ताकि फिर कभी 27 फेब की तरह रेडियो जैमिंग की वजह से दुश्मन देश के हेवीली गार्डेड एयर स्पेस में जाने से पहले ही पायलट को सही सिचुएशन से अवगत करवाया जा सके। अगली बड़ी खबर सबमरीन से रिलेटेड है। भारत जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया नाम से 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसके संभावित पार्टनर्स में अंतिम समय में काफी फेरबदल देखने को मिल रहा है। स्वीडन की साब कंपनी ने अंतिम समय में अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है, तो साउथ कोरिया की डेबू कंपनी अपनी नई टेक्निकल बिड के साथ शामिल हो गई है।
इन सभी सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगना है, जिससे इन्हें हर 48 घंटे में समुद्र की सतह पर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ये लंबे समय तक दुश्मन की निगरानी से बचकर समुद्र के अंदर अपने कार्य को अंजाम देती रह सकेंगी। स्वीडन की साब कंपनी के पास ही इस समय पूरी तरह से काम करने लायक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद है, जिसकी टेक्नोलॉजी वो भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। फिलहाल इन 6 सबमरीन्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्रांस, जर्मनी, रशिया व स्पेन की कंपनियों के बीच कंपटीशन है। भारत खुद का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिसे मौजूदा सभी सबमरीन्स में लगाया जाएगा। भारत की मिलिट्री की बढ़ती हुई ताकत की बात करें तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर यानी कि मेड इन इंडिया नाइट विजन को तैयार कर लिया है। इन्हीं थर्मल इमेजिंग सिस्टम को भारत अपने लड़ाई के मुख्य टैंकों यानी T-72 व T-90 में लगा रहा है। इन टैंकों में पहले भी रात में देख सकने वाले उपकरण लगे हुए थे, लेकिन ये उतने कारगर नहीं थे। अब डीआरडीओ ने जो नाइट विजन सिस्टम बनाए हैं, उनसे बिल्कुल अंधेरे में भी ये टैंक 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को अच्छी तरह देख सकेंगे और उसी अनुसार निशाना लगा सकेंगे। इससे भारतीय टैंकों को दुश्मन के मुकाबले एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, जिससे वे आसानी से रात के अंधेरे में काफी तेजी से आगे बढ़कर दुश्मन को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगली खबर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से जुड़ी है। लॉकहीड मार्टिन पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी एमएमआरसी डील में 114 फाइटर जेट के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर ले। इसी के तहत भारत में ही टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर F-16 फाइटर जेट के विंग्स को बनाया जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि भारत इंडिया स्पेसिफिक बदलावों वाले F-16 जिसे F-21 का नाम दिया गया है, अगर इसे एमएमआरसी डील में कॉन्ट्रैक्ट देता है तो F-16 की पूरी असेंबली लाइन भारत में ही ट्रांसफर कर दी जाएगी और दुनिया भर में लगभग जो 3000 F-16 उड़ रहे हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी भारत से ही की जाएगी और इससे भारत में डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि अभी F-16 की विंग्स भारत में बनने लगी हैं और आगे चलकर बाकी सारे उपकरण भी भारत में ही बनेंगे। 10वीं व अंतिम खबर में बात करें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, तो इसके वर्कर्स यूनियन ने फिर से किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन का सख्त विरोध किया है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह चलाया जाए, जहां शुरू के 5 वर्ष तक सारे खर्चे सरकार उठाएगी, लेकिन उसके बाद इन फैक्ट्रियों का भविष्य इन्हीं के हाथ में होगा। अगर ये मेहनत करके अच्छे डिफेंस उपकरण बनाते हैं और इनके विदेशी ऑर्डर भी पा लेते हैं, तो इन फैक्ट्रियों का भविष्य उज्जवल रहेगा। नहीं तो समय के अनुसार नॉन परफॉर्मिंग मेंबर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की वर्कर्स यूनियन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि भले ही डिफेंस उपकरण समय पर तैयार हो या ना हो, प्रोडक्शन पूरी क्वालिटी का हो या ना हो, सरकार उनके सारे खर्चे उठाती रहे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की मोनोपोली की वजह से प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देने का मौका ही नहीं मिल रहा था और इसीलिए इंडियन आर्मी ने 10 लाख माइंस का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को देने का निर्णय किया है, ताकि कम कीमत पर और समय से इन माइंस का उत्पादन हो सके। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।